Good morning. Welcome in chemistry class. Let's continue chapter number 9, coordination chemistry. In previous video, we discussed about crystal field theory CFT. ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज करा दूं. CFT में हमने क्या क्या डिस्कस किया था. CFT ने पहली बात तो ये कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है दैट प्योरली आयनिक होता है. ठीक है, जब लिगेंड मेटल की तरफ आता है तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दैट्स राइट, पहले तो बिफोर बॉन्डिंग, लिगेंड से बिफोर बॉन्डिंग दीज आर डीजेनरेट. इट मीन्स दीज डी ऑर्बिटल्स हैव equal energy, that's right, but when ligands come close to the metal then these orbitals feel repulsion force, therefore energy of these d orbitals not equal. It means they split on the basis of their energy के बेसिस पर ये d orbitals ligand से bonding के ड्यूरिंग क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं. ठीक है, और ये स्प्लिटिंग लिगेंड के नंबर्स पर डिपेंड करती थी. हमने कहा कि लिगेंड अगर 6 आ रहे हैं इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, ऑक्टाहेड्रल. तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स थे उन कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हमने पढ़ी. आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो फिर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी. दैट्स राइट. चलिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडियोलॉजी होना चाहिए. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, टेट्राहेड्रल क्या होता है. ठीक है, देखिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होता है. टेट्राहेड्रल इस तरीके का, या ऐसा भी मैं कह सकता हूँ. इसको अगर मैं थोड़ा सा ये जो फिगर इसको रोटेट कर दूँ तो कुछ ऐसे दिखेगा. ये पॉइंट होगा, दैट्स राइट, ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा. इन सब पॉइंट्स को अगर मिलाऊँ तो टेट्राहेड्रल बनेगा. देखना कैसे, अगर मैं यहाँ से इन 3 पॉइंट को मिला दूँ तो ये मेरे पास एक हेड्रल बन जाएगा, दैट इज़ 1 हेड्रल. उसके बाद अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरे पास ये दूसरा हेड्रल बन जाएगा, दैट्स राइट. और उसके बाद अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला दूं नीचे तो मेरे पास में ये एक तीसरा हेड्रल बन जाएगा, दैट्स राइट. और अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को मिला दूँ ये और ये, तो पीछे की तरफ एक और हेड्रल बन जाएगा, दैट इज़ टेट्राहेड्रल. अब इसको आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो ये एक जैसा ही दिखाई देगा, दैट इज़ टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 ये जो पॉइंट्स है तो यहाँ टेट्राहेड्रल बना है. किस किस से बना है तो आप समझ सकते हैं. अगर मैंने इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैंने मिलाया इन तीनों को तो यहाँ पर मेरे पास एक हेड्रल बन गया, दैट्स राइट. उसके बाद अगर मैंने इन तीनों को 1 2 3 इन तीनों को मिलाया तो मेरे पास दूसरा हेड्रल बन गया. और उसके बाद मैंने ये नीचे वाले 3 पॉइंट्स अगर मिलाए तो ये मेरे पास में तीसरा हेड्रल बन गया. और चौथा हेड्रल कहाँ पर बनेगा, दिखेगा नहीं, और बैक साइड में होगा. इन 3 पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊंगा, ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास में एक टेट्राहेड्रल बैक साइड में बन जाएगा. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सेंटर में देखिएगा, सेंटर में बैठा हुआ है ये आपका मेटल, ये सेंटर में जो बैठा है दैट इज़ मेटल. ठीक है, और फिर इस मेटल के साथ बॉन्डिंग करने के लिए 4 लिगेंड आएंगे, 1 2 3, सॉरी ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल है. ये जो था ये ऑक्टाहेड्रल का फिगर था. इसमें क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में देखिएगा 2 लिगेंड ऐसे आते थे, 2 लिगेंड ऐसे आते थे, और 2 जो लिगेंड थे वो इस एक्सिस के अलोंग आते थे, तो बनता था आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है. अब आपको पता है पोजीशंस क्या क्या होती हैं. पोजीशंस देखिएगा, डी जेड स्क्वायर जो है वो आपका जेड एक्सिस पर मिलेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आपको कौन से एक्सिस पर मिलने वाले हैं, एक्स और वाई पर मिलने वाले हैं. एक्स वाई आपको एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड आपको वाई जेड प्लेन में, एक्स जेड या जेड एक्स आपको जेड एक्स प्लेन में मिलेगा, दैट्स राइट. अब देखो, जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो मेटल के साथ में 4 लिगेंड जुड़ने के लिए आएंगे, और चारों लिगेंड जो जुड़ने के लिए आते हैं वो देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं. एक जो लिगेंड वो इस डायरेक्शन से आएगा, दैट्स राइट, इस डायरेक्शन से आएगा.
दूसरा जो लिगेंड है वो इस डायरेक्शन से आएगा, तीसरा जो लिगेंड है वो इस डायरेक्शन से आएगा और चौथा जो लिगेंड है वो इस डायरेक्शन से आएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं। ये आपके पास में इस फिगर में देख लीजिएगा, इस फिगर के अंदर ये जो है आपके पास में ये मेटल, और इस मेटल के न्यूक्लियस से पास होने वाले एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है, दैट इज़ वाई एक्सिस, दैट्स राइट। और यहाँ पर कौन सा एक्सिस और होगा, यहाँ पर जो है वो आपका एक्स एक्सिस और होगा, एक्स वाई और जेड। अब चार जो लिगेंड आते हैं वो कहाँ से आते हैं देखिएगा, एक जो लिगेंड है वो आता है आपका इस डायरेक्शन से, यहाँ से जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से और चौथा यहाँ से। तो ये टेट्राहेड्रल बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल कैसे बना हुआ है, तो इसको हम समझ सकते हैं। ये टेट्राहेड्रल आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से ये आपका टेट्राहेड्रल बना हुआ है। यहाँ से देखेंगे आप ऐसे करके, तो एक हेड्रल बन गया ये, दैट्स राइट। यहाँ से इसको अगर हम देखेंगे ऐसे, तो ये आपके पास दूसरा हेड्रल बन जाएगा, ठीक है। इन तीनों को मिला के बैक साइड में तीसरा हेड्रल बनेगा और इनसे बन जाएगा चौथा हेड्रल। ये आपके पास है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। और एक्सिस कहाँ पर कहाँ होते हैं एक्सिस देखिएगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है। इन एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या बना होता है यहाँ पर देखेंगे, इन एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना होता है ये स्क्वायर, इस तरीके से। ये ऐसे करके स्क्वायर बना हुआ है, सेंटर में मेटल बैठा हुआ है और इस न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस है। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो चार जो लिगेंड है वो लिगेंड देखिएगा टेट्राहेड्रल बनाने के लिए इन डायरेक्शन से आएंगे। इन डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन है ये देखिएगा, ये जो 4 लिगेंड्स हैं एक्चुअल में ये 4 के 4 जो लिगेंड है बेटा, ये अलोंग विद एक्सिस नहीं आ रहे, अलोंग विद एक्सिस नहीं आ रहे, जेड एक्सिस से, वाई से, एक्स से अलोंग विद एक्सिस नहीं आते। तो फिर कौन से डायरेक्शन से आते हैं, ये तो आते हैं बिटवीन द एक्सिस। देखिएगा वाई जेड एक्सिस है ना, उसके बिटवीन से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहे हैं, बिटवीन एक्सिस आ रहे हैं। और जब बिटवीन द एक्सिस आएंगे तो फिर कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे, तो देखिएगा जो डी जेड स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये तो एक्सिस पर है, ठीक है। और ये है आपके बिटवीन द एक्सिस। और जो 4 लिगेंड आ रहे हैं बेटा आपके बॉन्डिंग के लिए, वो भी कहाँ से आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, दैट्स राइट। तो कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे इस बार, इस कंडीशन में बेटा जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो हायर रिपल्सन फील करते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो हाई रिपल्सन फील करते हैं, दैट्स राइट। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से ट्रैक कर सकता हूँ कि इधर आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। रिपेल तो पाँचों ही होंगे, तो एवरेज जो एनर्जी है वो तो पाँचों की ही इंक्रीज होगी, लेकिन इन 5 में से भी किसकी एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, तो अब की बार ये जो 3 है ना, जो बिटवीन द एक्सिस या इन द प्लेन जो ऑर्बिटल्स लाई होंगे, ठीक है ना, दीज रिपेल स्ट्रांगली, देयरफॉर एनर्जी ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल्स दोज लाई ऑन द एक्सिस, दैट्स राइट। जो एक्सिस पर हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और इन तीनों की ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बार जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग आपकी, इस बार जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग आपकी कुछ इस तरीके से होगी। इस बार जो स्प्लिटिंग है वो स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे स्प्लिटिंग हो जाएगी। 3 जो ऑर्बिटल थे उन 3 की एनर्जी इस बार हाई हो जाएगी और 2 जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। 2 सेट बन जाएंगे ऑर्बिटल्स के, दैट्स राइट। और इनको हम क्या नाम देंगे, अब की बार ये कौन सा है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये लीजिए। और ये कौन सा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वही 2 सेट। बट इस बार क्या होगा, उनका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा था तो जो लिगेंड्स थे वो लिगेंड कहाँ से आते थे, अलोंग द एक्सिस आते थे,
दैट्स राइट। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पर लाई होते थे, एक्सिस पर एग्जिस्ट करते थे, इनके ये ज़्यादा स्ट्रांगली रिपेल्सन फील करते थे, और स्ट्रांगली रिपेल होने के कारण से इनकी एनर्जी हाई होती थी, इनकी कम रह जाती थी कंपैरेटिवली, ठीक है। बट जब when tetrahedral complex is formed, then 4 ligand come close to metal, ठीक है ना, between the axis, that's right। therefore those orbitals exist on between the axis repel strongly, therefore energy of these 3 orbitals is increased and energy of those orbitals lie on the axis energy decrease, therefore दैट्स राइट। तो इस तरीके से डी ऑर्बिटल जो है उनकी स्प्लिटिंग इस तरीके से हो जाएगी, और उन तीनों की एनर्जी ज़्यादा, इनकी कम। एनर्जी के ऑर्बिटल्स के 2 सेट यहाँ से बन जाएंगे। अब ये जो सेट बने हैं, इन सेट को हमने क्या कहा है, इनको हम कहेंगे T2। यहाँ जी नहीं काम में लेते, और इसको हम कहते हैं ओनली ई। जी जो सबस्क्रिप्ट है वो हम काम में नहीं लेते हैं यहाँ पर, दैट्स राइट। चलिएगा, और फिर यहाँ से ये जो सेंटर होता है एवरेज एनर्जी का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बैरी सेंटर, दैट इज बैरी सेंटर, बैरी सेंटर। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इसको हम कितना डी क्यू मानेंगे, दैट इज़ 10 डी क्यू। और इसी को डेल्टा ओ में कहेंगे तो दैट इज़ 1 डेल्टा। अब ओ नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना है दैट इज़ टेट्राहेड्रल, देयरफॉर वी यूज़ अ सबस्क्रिप्ट टी, दैट इज डेल्टा टी, 1 डेल्टा टी, दैट्स राइट। अब इनकी एनर्जी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, इसलिए इनकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, पॉजिटिव। और इनकी डिक्रीज हुई है, इसलिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, दैट्स राइट। टोटल एनर्जी कितना है, 10 डी क्यू। 10 डी क्यू में से ये कितनी होने वाली है, तो ये जो एनर्जी यहाँ इनकी इंक्रीज होगी वो इनके इक्वल होगी। और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 4। तो ईच इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के कारण डिक्रीमेंट आएगा, इसलिए इन सब की जो एनर्जी है वो इन 4 के इक्वल होगी, इसलिए इसको हम बोलेंगे 4 डी क्यू, दैट्स राइट, दैट इज 4 डी क्यू। और ये कितनी हो जाएगी, दैट इज फिर इनकी जो एनर्जी है वो उनके इक्वल होगी, और वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो ईच इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी जो है वो उनकी इंक्रीज होगी, तो ये होगा आपका 6 डी क्यू के इक्वल। तो ये डिक्रीज हुई है इसलिए नेगेटिव, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, दैट्स राइट। अगर डेल्टा टी से कैलकुलेट करोगे तो, डेल्टा टी से कैलकुलेट करोगे तो टोटल ऑर्बिटल कितने आपके, टोटल ऑर्बिटल 5, दैट्स राइट। तो इनकी जो एनर्जी डिक्रीज होगी वो एक्चुअली उन तीनों के इक्वल होगी, तो 5 में से 3 के इक्वल होगी, तो दैट इज -3/5 डेल्टा टी, दैट्स राइट। और ये कितना होने वाला है, ये होने वाला है 3 की इन 2 के इक्वल होगी, दैट इज 2/5 डेल्टा टी। जस्ट वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, जस्ट वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो देखिएगा, ये है आपका -2/5 डेल्टा टी, ठीक है। और 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 को लिख सकते हैं हम -0.4 डेल्टा टी, दैट्स राइट। और ये होगा आपका 3/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस का होगा, तो इसको हम लिखेंगे प्लस का 0.6 डेल्टा टी वैल्यू। ये हो गई CFSE। अब इस CFSE को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वैसे वैसे CFSE जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। CFSE इज इक्वल टू, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर होगा इसकी एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने उल्टे साइन लगा दिए क्या, हाँ भाई, उल्टे साइन लगा दिए क्या, वो इंक्रीज हो गई है, ये डिक्रीज हो गई है, हाँ गड़बड़ कर दिया था, यहाँ तो सही लिखा माइनस, यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव होगा, ठीक है, बड़ी है, और ये कैसा होगा, नेगेटिव है। अब CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा, एंटर करते ही यहाँ एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, कितना आएगा, -0.6, दैट्स राइट। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इलेक्ट्रॉन ऑफ E से, E जो सेट के इलेक्ट्रॉन है उससे, प्लस में फिर क्या करना है आपको, 0.4 करना है इलेक्ट्रॉन्स इन T2 से, दैट्स राइट। और उसके बाद में फिर आप लगा देंगे डेल्टा टी, दैट इज CFSE इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में जो CFSE होगी ये होगी, ठीक है। CFSE इन ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल में रिवर्स होता था,
ऑक्टाहेड्रल में रिवर्स होता था। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल के अंदर होता था -0.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल इन, किसके अंदर होता था ये, इलेक्ट्रॉन फिल इन होता था T2G, T2G के इलेक्ट्रॉन इनटू माइनस करते थे, और प्लस में होता था 0.6 इलेक्ट्रॉन इन EG के, दैट्स राइट। और ये होता था डेल्टा O। ये होती थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE, और ये होती है टेट्राहेड्रल की। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इन दोनों एनर्जीज के अंदर क्या रिलेशन होता है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, दैट्स राइट। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिएगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा वो सुनिएगा। दोनों में से कौन सी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ये बहुत सिंपल सा है, हम समझ सकते हैं इसको कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो केवल 4 लीगेंड आएंगे, 4 लीगेंड आएंगे, तो जो ओवरऑल रिपल्शन है वो केवल 4 लीगेंड से अप्लाई होगा। बट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 6 लीगेंड जो है वो मेटल के क्लोज आएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ जो रिपल्शन है वो कैसा लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा, दैट्स राइट। यहाँ जो रिपल्शन है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो किसके CFSE ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा है इसलिए इसकी जो CFSE है वो CFSE होगी ज़्यादा, और इसकी जो CFSE है वो कैसी रहेगी, कम रहेगी, दैट्स राइट। तो हमेशा ही जो डेल्टा O है ये क्या होगा, कम होगा, और डेल्टा T जो होगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSE वो कम रहेगी, और डेल्टा O की क्या रहेगी, हमेशा ज़्यादा रहेगी, दैट्स राइट। पहली बात तो, और दोनों में रिलेशन क्या होता है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सीधा याद रखना है डेल्टा T किसके इक्वल होती है, जो डेल्टा O है ना उसको 4/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, डेल्टा T आ जाता है, दैट्स राइट। ये इन दोनों का रिलेशन होता है, इसके बेस्ड CBSE में क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, तो यहाँ से ये याद रखना है दोनों का रिलेशन। ये हो गया है CFSE। अगली चीज़ सुनेंगे, देखिएगा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स था, याद कीजिए कल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, उसके अंदर क्या होता था, 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 नीचे होते थे। आज उल्टा है, इनको T2G, इसको हम EG कहते थे, ठीक है। जब D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता था D1, तो लीगेंड जो आपका यहाँ से बॉन्डिंग के लिए आ रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, D2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, D3 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, यहाँ तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनता था। लेकिन जैसे D4, D5, D6 और D7 होते थे तो फिर लीगेंड की स्ट्रेंथ का फ़र्क पड़ता था। अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता था, और वीक लीगेंड है तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता था। फिर उसके बाद में D8, D9 और D10 में भी लीगेंड की स्ट्रेंथ का कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता था। यहाँ क्या होगा, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तो सुनिएगा बेटा, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर केवल 4 ही लीगेंड बॉन्डिंग के लिए आते हैं, और रिपल्शन बहुत कम होता है, और रिपल्शन इतना कम होता है इसलिए टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10, ठीक है, इनका जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इनमें लीगेंड जो होते हैं बेटा उनकी स्ट्रेंथ का कोई इफ़ेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो लीगेंड होते हैं वो लीगेंड कैसे होते हैं, वो लीगेंड वीक फील्ड के ही होते हैं या वीक फील्ड की तरह ही काम करते हैं, दैट्स राइट। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, क्योंकि ये CFSE बहुत कम है। CFSE जो है ना टेट्राहेड्रल की, ये वाली टेट्राहेड्रल की जो CFSE है वो एक्टाहेड्रल से बहुत कम है, तो ये इतनी कम है, बहुत कम है, और इतनी कम है ये CFSE कि यहाँ जो CFSE होती है वो हमेशा ही कम होती है, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। तो पेयरिंग के लिए हमेशा ज़्यादा ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती। तो जब भी यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा D1, D2, D3 के अंदर, ठीक है, D1, D2, D3, D4 की बात करूँ तो 4 के अंदर 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होगा, स्प्लिटिंग हो गई तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो चाहे वीक लीगेंड हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा यहीं फिल होगा, और 4 यहाँ, 5 यहाँ, फिर 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही चलेगा, चाहे लीगेंड कैसा भी हो। क्यों, क्योंकि यहाँ CFSE हमेशा बहुत कम होती है। कहाँ पर कम होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में CFSE कम होती है।
क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल 4 लिगेंड है ना, वही बॉन्डिंग के लिए आते हैं, तो रिपल्शन कम लगता है, जिससे CFSC कम रहती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC ज़्यादा होती है, इसलिए D1 D2 D3 में तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे D4 होता है ना, तो फिर डिपेंड करता है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फिर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे ही आ जाएगा, पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी। और वीक लिगेंड है तो फिर CFSC कम रहेगी, फिर जो लिगेंड है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं? टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। ठीक है, सारे लिगेंड यहाँ वीक फील्ड की तरह ही बिहेव करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमेशा डेल्टा T लेस देन पेयरिंग एनर्जी ही होता है, पेयरिंग एनर्जी यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, याद रखना है, नॉट पेयर्ड, पेयर्ड नहीं होते, पेयरिंग बाद में होंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, फिर पेयरिंग होगी यहाँ पर। दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों की एनर्जी का रिलेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन CBSE में पूछा गया है, हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है, पहले इन सारी चीज़ों को केवल समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बार स्क्वायर प्लेनर की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? एक बार स्क्वायर प्लेनर की बात कर लेते हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बट कंपटीशन के लिए याद रखना है। स्क्वायर प्लेनर अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स है तो फिर वहाँ d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे हो? ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होगी? देखो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पहले तो याद रखो कैसे होता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके का होता है, ये आपके पास मेटल होगी, और स्क्वायर प्लेनर में भी कितने लिगेंड आएंगे? 4 लिगेंड जो है वो मेटल के साथ बॉन्डिंग के लिए आएंगे। अब ये 4 लिगेंड आते कौन सी डायरेक्शन से? देखिए, स्क्वायर प्लेनर में देखिएगा, एक लिगेंड यहाँ से आने वाला है, एक यहाँ से आने वाला है, एक यहाँ से आने वाला है, और एक यहाँ से आने वाला है। दैट्स राइट। और फिर जब हम इन सबको मिलाएंगे तो आपके पास एक स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। दैट्स राइट। अब ये चारों लिगेंड आ कौन से डायरेक्शन से रहे? तो देखिएगा, ये मेटल का न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है, यहाँ से पास होने वाला ये एक्सिस होगा। दैट्स राइट। एक ये एक्सिस होगा दूसरा, और ये एक्सिस होगा तीसरा। तो यहाँ पर जो 4 लिगेंड है ना बेटा, वो 4 के 4 लिगेंड जो है देखिएगा अलोंग विद एक्सिस आते हैं, एक्सिस के अलोंग आते हैं। और एक्सिस के अलोंग आते हैं तो फिर कौन से ऑर्बिटल से ज़्यादा रिपल्शन फील करते हैं? ऑब्वियसली एक्सिस वाले, एक्सिस वाले। अब कौन से एक्सिस से आते हैं ये भी याद रखना है। तो देखिएगा, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, ये आपका कौन सा है? इसको वाई कह दीजिए, इसको एक्स कह दीजिए। तो 4 जो लिगेंड आ रहे हैं ना, वो देखिएगा वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। किसके अलोंग नहीं आ रहे? जेड के अलोंग नहीं आ रहे बेटा। दैट्स राइट, जेड के अलोंग नहीं आते। ठीक है, तो कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फील करने वाले? ऑब्वियसली वो रिपल्शन ज़्यादा फील करेंगे जो कहाँ पर होंगे? कहाँ पर होंगे? एक्स और वाई एक्सिस पर होंगे, वही ज़्यादा फील करेंगे। कौन सा फील नहीं करेगा? जेड वाला फील नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? इसलिए यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है ना, वो स्प्लिटिंग आपकी कैसे होती है? वो स्प्लिटिंग पहले तो कैसे होती है? पहले तो वो ऑक्टाहेड्रली होती है, ऑक्टाहेड्रली। ये 5 ऑर्बिटल आपके, ठीक है, एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इनकी स्प्लिटिंग होती है पहले तो ऑक्टाहेड्रली। ऑक्टाहेड्रल में 2 की एनर्जी ज़्यादा और 3 की एनर्जी कम, एक्सिस वालों की ज़्यादा। ठीक है, एक्सिस वाले कौन से? एक्सिस वाले कौन से हो गए आपके? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और ये कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। दैट्स राइट। अब देखिएगा, अब आगे क्या होता है? अगेन फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है। फिर से स्प्लिटिंग कैसे होती है? तो कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी? कौन से ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में तो चारों के चारों लिगेंड जो हैं वो कम क्लोज टू द मेटल अलोंग विद द एक्स वाई एक्सिस। देयरफॉर दोज ऑर्बिटल्स लाई ऑन द एक्स वाई एक्सिस रिपेल स्ट्रांगली। देयरफॉर एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स ग्रेटर दैन एनर्जीज ऑफ अदर ऑर्बिटल्स। दैट्स राइट। तो इनकी जो एनर्जी वो ज़्यादा हो जाएगी। किस किस की ज़्यादा हो जाएगी? देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, बट कंपैरेटिवली किसके? डी जेड के। जेड वाला तो बिल्कुल ही रिपल्शन फील नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जेड वाले की एनर्जी क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी, डी जेड स्क्वायर की कम रह जाएगी। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग यहाँ फिर से हो जाएगी,
ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये हो गया आपके पास में dx² माइनस y²। अच्छा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये xy, yz और zx। अच्छा अब देखो जो ऑर्बिटल xy प्लेन में है, xy प्लेन में जो ऑर्बिटल होगा यहाँ xy प्लेन में, दैट्स राइट, यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा तो उसके अलोंग भी कौन आ रहा है, लिगेंड एक्सिस से आ रहे हैं। तो ये जो xy प्लेन में जो ऑर्बिटल हैं ये भी क्या फील करेंगे, रिपल्शन फील करेंगे। तो यहाँ से ये जो 3 ऑर्बिटल हैं इनमें से भी XY वाले जो ऑर्बिटल है, क्योंकि लिगेंड XY एक्सिस का लॉन्ग आ रहे हैं ना, इसलिए ये हाई रिपल्शन फील करेंगे, ये कम रिपल्शन फील करेंगे। इससे क्या होगा, इनकी फिर से स्प्लिटिंग हो जाएगी, और फिर से स्प्लिटिंग होगी तो किसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, XY वालों की। तो XY जो है dxy उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं कौन से वाले, ये वाले कौन से, dyz और dxz वाले, इनकी एनर्जी रह जाएगी कम। इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी का ऑर्बिट जो ऑर्डर है वो ये वाला ऑर्डर होता है। सबसे कम जो एनर्जी हो dyz की और xz की होती है, उससे ज़्यादा dz² की, उससे ज़्यादा s की, उससे ज़्यादा s की। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। दैट्स राइट, ये हो गया है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होती है तो इसकी भी क्या होगी, CFSC होगी। अब इसकी जो CFSC है और टेट्राहेड्रल की जो CFSC है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, टेट्राहेड्रल की और इसकी। अब आपको बताना है कि यहाँ CFSC ज़्यादा होगी टेट्राहेड्रल में, या जो स्क्वायर प्लेनर है यहाँ CFSC ज़्यादा होगी। तो देखो समझना है कि टेट्राहेड्रल में तो कोई भी जो लिगेंड है ना, वो ना तो डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग आ रहा है और ना डायरेक्ट वो बिल्कुल बीचों बीच के प्लेन के बिल्कुल बीचों बीच से आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ देखिएगा ये बिल्कुल प्लेन के बीचों बीच से है, यहाँ पर देखिएगा ये XY है, इस फिगर के अंदर आप समझ सकते हैं, इस फिगर के अंदर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो है ना, ये तो यहाँ लिगेंड जो है ना, वो लिगेंड देखिएगा यही लिगेंड है, ये लिगेंड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और ये जो ऑर्बिटल है ये है बिटवीन द प्लेन, तो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ये बिटवीन द प्लेन है और लिगेंड यहाँ से आ रहा है, तो डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा। ठीक है ना, डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, सीधे कांटेक्ट में नहीं आते ये, और सीधे कांटेक्ट में नहीं आ रहे, इसका मतलब रिपल्शन कम लगने वाला है। तो कहाँ रिपल्शन कम लगता है, ऑब्वियसली जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है ना बेटा, तो रिपल्शन कम लगता है। जब टेट्राहेड्रल में रिपल्शन कम लगेगा तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो CFSC है ऑब्वियसली कम होगी। जबकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, लिगेंड जो होते हैं वो सीधे कहाँ से आते हैं, XY एक्सिस के अलोंग आते हैं, तो ये वाले तो बहुत हाईली रिपेल करते हैं, और मोर रिपल्शन, इसका मतलब CFSC ज़्यादा होगी। तो कौन सी CFSC ज़्यादा होने वाली है, टेट्राहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर में भी स्क्वायर प्लेनर की CFSC ज़्यादा होती है, स्क्वायर प्लेनर की जो CFSC है वो ज़्यादा होती है। दैट्स राइट, कितनी होती है, तो देखिएगा कितनी होती है, वो होती है कि स्क्वायर प्लेनर की जो CFSC है और टेट्राहेड्रल की जो CFSC है, हालांकि ये कंपटीशन के लिए याद रखना है, आपको सीनियर में कहीं काम नहीं आएगा, इनका रिलेशन होता है कि स्क्वायर प्लेनर की CFSC ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल कितना होता है, 4/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इनका रिलेशन होता है, ये इनका रिलेशन होता है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर की CFSC और टेट्राहेड्रल की CFSC। इस तरीके से अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर मैं पूरा का पूरा आपको ये पूरा रिकैप कराऊं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होगा, लिगेंड जब आएगा उससे पहले d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन जैसे लिगेंड आएगा तो d की स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग अलग अलग होती है, ऑक्टाहेड्रल में कुछ अलग तरीके से होती है जैसा हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, टेट्राहेड्रल में ऐसे स्प्लिटिंग होगी, विद लॉजिक हमने समझा है, ऑर्डर यहाँ पर बदल जाएगा, CFSC यहाँ अलग आएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो टेट्राहेड्रल होगा उसके अंदर लिगेंड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लिगेंड यहाँ पर सारे वीक की तरह बिहेव करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम लगता है वहाँ की बजाय। ठीक है, और इनका रिपल्शन का रिलेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, CFSC को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर
एडिशन में मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग भी बता दी है। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग अगेन सेकंड टाइम फिर से होती है, 2 बार स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि यहाँ जो 4 लिगेंड है वो एक्सिस के अलोंग आते हैं और एक्स वाई एक्सिस के अलोंग आते हैं, इसलिए एक्स वाई वालों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो एक्सिस वालों की भी और बिटवीन द प्लेन जो होते हैं एक्स वाई उनकी भी, इसलिए 2 बार यहाँ स्प्लिटिंग होती है, जिससे ये सीक्वेंस हो जाता है। और इनकी एनर्जी का जो रिलेशन है वो भी मैंने आपको बता दिया है। स्क्वायर प्लेनर की एनर्जी ज़्यादा होती है, टेट्राहेड्रल की एनर्जी कम होती है, ठीक है। उसका लॉजिक मैंने बताया कि स्क्वायर प्लेनर में डायरेक्ट रिपल्शन लगता है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें ऑर्बिटल और लिगेंड का डायरेक्ट जो रिपल्शन है वो काम नहीं करता है, इसलिए। अब क्या है, अब ये CFT पूरा हो गया है। अब CFT के अंदर हमने बार बार एक चीज़ को इंक्लूड किया है, और वो किया है कि लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो CFSE ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर हमें क्या पता कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा या लिगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, दैट्स राइट, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा। तो उसके लिए क्या किया है, उसके लिए साइंटिस्टों ने एक सीरीज बनाई हुई है, और उस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि इस सीरीज में देख लीजिएगा कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक है, दैट्स राइट। सीरीज क्या कहती है, सीरीज कहती है कि अगर आयोडाइड लिगेंड है तो ये सबसे वीक होता है, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, Br होता है, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, थायोसाइनेटो होता है, इससे स्ट्रॉन्ग होता है क्लोराइडो, इससे स्ट्रॉन्ग होता है सल्फाइडो, और स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड है वो होता है नाइट्रेट, और स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोराइड, और स्ट्रॉन्ग होता है OH नेगेटिव, और होता है ऑक्सलेटो, दैट्स राइट। और इससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है वाटर, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NCS आइसोथायोसाइनेटो, इससे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होता है वो होता है EDTA-4, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है अमोनिया, और ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो होता है EN और NO2 नाइट्रो, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CN साइनो, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CO कार्बन, दैट्स राइट। ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ जो काम आते हैं वो काम आते हैं आपके हेलोजेंस तो आप बना ही लोगे, IBr-ClF, दैट्स राइट। उसके बाद जो काम आएगा वाटर के बाद काम आएगा अमोनिया के बाद काम आएगा आपको CN और CO। तो शॉर्ट में आप यहाँ याद रख सकते हो, पहले तो सारे हेलोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साइनो, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है CO। तो इतना भी याद कर लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये जो लिगेंड की जो फील्ड स्ट्रेंथ है, सारे के सारे लिगेंड को जब हमने फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है, तो जो सीरीज हमारे पास आ गई है दैट सीरीज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड्स को जब हम उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो जो सीरीज हमारे पास बनेगी दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया है, ये जो हमने रिलेशन जो आपको बताया इसमें थोड़ा सा याद रखना है। ये जो रिलेशन होता है बेटा, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ है। ये जो रिलेशन होता है ये डेल्टा इसके साथ नहीं है, ये जो रिलेशन होता है बेटा ये इसके साथ नहीं है, ठीक है। ये जो रिलेशन है इसका, ये जो रिलेशन है ये डेल्टा टी के साथ नहीं, ये एक्चुअल में डेल्टा ओ के साथ होता है इसका रिलेशन, दैट्स राइट। ये किसके साथ होता है, डेल्टा ओ के साथ रिलेशन होता है, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर का, ठीक है। और डेल्टा टी का कितना होता है, 4/9 होता है डेल्टा ओ का, दैट्स राइट। कह लीजिए, चलिए अभी हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे थे। तो लिगेंड को जब हम इस तरीके से उनकी फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से जता देते हैं तो जो सीरीज हमारे पास बनती है दैट सीरीज इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अंदर इधर वाले जो लिगेंड है जो कि हमने राइट साइड में लिखे हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड, और इधर वाले जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन के अंदर और बोर्ड के एग्ज़ाम में
आप इस सारे को एक छोटे ट्रिक से याद कर सकते हो। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं वो देखिएगा। जो पी ब्लॉक होता है, ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक में 18 ग्रुप है। 18 वाले तो रिएक्ट करते नहीं हैं, उन्हें भूल जाइए। फिर कौन सा ग्रुप होगा? 17, फिर 16, फिर कौन सा होगा? फिर होगा 15 और 14। ठीक है। 17 में कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर। दैट्स राइट। उसके बाद 15 जो है उसमें कौन होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस। 14 में कौन होता है? कार्बन, सिलिकॉन वगैरह। देखिएगा, ये जहाँ भी डोनर एटम होंगे, याद रखना है, जिन भी लिगेंड में ये वाले डोनर एटम होंगे वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? वीक लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। और जिनमें ये डोनर एटम आ जाएंगे वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिससे याद रख सकते हो। यहाँ देखिएगा, CO में डोनर एटम कौन है? C, स्ट्रॉन्ग होगा। साइनाइड में डोनर कौन है? C है, N नहीं है। N किस में होता है? NC में होता है। N तो NC में होता है N। साइनाइड में कौन है? C डोनर है। C डोनर है, स्ट्रॉन्ग होगा। NO2 में कौन डोनर है? NO2 में N डोनर है, इसलिए ये भी कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। नाइट्रो है ये। नाइट्राइटो क्या होता है? ONO होता है। ठीक है ना। ONO में O डोनर आएगा तो वो वीक बन जाएगा फिर। ठीक है। इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन होता है CH2 CH2 NH2। कौन डोनर है? N, इसलिए N जो है डोनर हुआ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अमोनिया में डोनर कौन है? N, स्ट्रॉन्ग होगा। EDTA में इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेटो। ठीक है। तो यहाँ पर डोनर एटम कौन होता है EDTA के अंदर? EDTA में N भी होते हैं और O भी होते हैं, तो N के हिसाब से हमने इसको क्या मान लिया? स्ट्रॉन्ग मान लिया। ठीक है। आइसोथायोसाइनेटो में डोनर कौन है? N। ठीक है। वाटर में डोनर कौन होता है? ऑक्सीजन, इसलिए वाटर को हम क्या मान लेते हैं? वीक। फिर इधर सारे क्या होते जाएंगे? वीक होते जाएंगे। सब के सब देखो, इन सब में कौन डोनर है? इन सब में देखो हेलोजन डोनर है, हेलोजन। सल्फर डोनर है, सल्फर। ऑक्सीजन डोनर है, तो ये सारे के सारे वीक हो जाएंगे। वाटर जो है ना बेटा, ये वाटर मिड में आता है, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स में या कुछ मेटल के साथ ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है और कुछ के साथ ये वीक की तरह भी बिहेव करता है। वहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन करके हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो ऐसा मान लीजिए वाटर जो है वो सेंटर पॉइंट है, इससे इधर वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, इधर वाले वीक होंगे। ठीक है। और वाटर स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव करता है और वीक की तरह भी, बट मोस्ट ऑफ ये वीक की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से इस ट्रिक की हेल्प से आप याद रख सकते हो कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा लिगेंड वीक होगा। दैट्स राइट। चलिएगा, ये हो गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसके साथ CFT का जो पोर्शन है वो पूरा हो गया है। अब CFT का पोर्शन होने के बाद में फिर आता है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर, क्योंकि जो VBT थी वो VBT कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। CFT जो है वो कलर को एक्सप्लेन करती है। ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कलरफुल होते हैं। मोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल होते हैं। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलरफुल होते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि कलर क्यों दिख रहा है। ठीक है। तो आपको एक यहाँ पर बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगाना है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि भाई ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इसका कौन सा कलर दिखेगा? बोलिए कौन सा कलर दिखेगा? पहली बात ये दिखेगा कब? जब यहाँ सन होगा और ये जो सन है, इस सन से क्या आएगी? लाइट। कौन सी वाली? अल्ट्रा वायलेट नहीं, विजिबल वाली, विजिबल लाइट आएगी। विजिबल जो लाइट होती है उसमें तो सैमन कलर की वेवलेंथ का मिक्सचर होता है, तो सैमन कलर की लाइट यहाँ से आ रही है, इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कर लिया, और बाकी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब जब यहाँ से लाइट आ रही थी तो इसमें तो 7 टाइप की वेवलेंथ थी और इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो यहाँ से जो लाइट ट्रांसमिट होके जाएगी उसमें 6 वेवलेंथ की होंगी, बस केवल 6 टाइप की रेडिएशंस होंगी या 6 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी या 6 टाइप की वेवलेंथ यहाँ पर होंगी। और अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो? देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो इसको, तो आपके पास में 6 टाइप की रेडिएशंस आ रही हैं। तो ये 6 टाइप की रेडिएशन आ रही है ना, तो ये मिलके एक कलर बना लेंगे। ये 6 वाली मिलके एक कलर बना लेती हैं।
कौन सा कलर बना लेती हैं? तो जो रेडिएशन यहाँ एब्जॉर्ब हुई है उस एब्जॉर्ब रेडिएशन का कॉम्प्लीमेंट्री, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना लेती है? कलर बना लेती है, और वो कलर ही हमें दिखाई देता है। ऐसा ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा। तो बस सिंपल सा यहाँ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि विजिबल लाइट जो है उसके अंदर 7 कलर की रेडिएशंस होती हैं। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी तो वो 7 में से क्या करता है? किसी पर्टिकुलर रेडिएशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को एमिट कर देता है, और वो बाकी की जो है ना वो मिल करके एक कलर बनाती है। कौन सा कलर बनाती है? जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं, जो एब्जॉर्ब हो गया वो कलर नहीं बनेगा, जो एब्जॉर्ब हो गया ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है? तो देखिएगा, उसको भी याद करना बहुत आसान है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? तो देखिएगा, उसके लिए आप एक ऐसे छोटा सा सर्किल बना लीजिए। ठीक है, सर्किल बनाने के बाद में बहुत आसान है, कठिन नहीं है। यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन एग्ज़ाम, कंपटीशन के एग्ज़ाम से बनते हैं। ठीक है, उसका 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने ऐसे। ठीक है, 4 में करने के बाद इसको 8 में कर दीजिए ऐसे, यूँ और फिर हो गया। और उसके बाद उसे आप यहाँ से एक और माइनर पार्ट आपको करना है, यहाँ से एक और कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से क्या लिखना है? वी आई, दस राइट, बी, बी जी, ठीक है, जी, दस राइट, वाई, और ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? वाई जी, दैट इज ओ आर, और ये होगा पी। ठीक है, बस यहाँ से ये सर्कल आपको याद रखना है, वी आई बी जी वाई ओ आर पी, और आपको यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, विद योर होता ही है, तो ये इनके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। ठीक है बेटा, जैसे जैसे देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ से देखिएगा, जो ऑरेंज कलर है ये, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा है? वो है ब्लू। ठीक है, जो रेड कलर है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो है ये। ठीक है, येलो जो है, इस येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा है? वो है ये, दैट्स राइट। तो देखिएगा, अगर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसने रेड कलर वाली जो रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब किया है, रेड कलर वाली, आप थोड़ा सा एक चीज़ और भी याद रखनी है, वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, जब आप इधर से इधर बढ़ रहे हो ना तो इनका जो वेवलेंथ है ना वो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। रेड कलर की जो रेडिएशंस होती है उसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है रेड वाले की। ठीक है, और वॉयलेट वाला जो है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो वेवलेंथ इधर बड़ा है। ठीक है, वेवलेंथ इधर इंक्रीज हो रहा है बट फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो वॉयलेट वाले की सबसे ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, दैट्स राइट। देयरफॉर आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, या एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू। तो जिसका न्यू ज़्यादा है उसकी क्या ज़्यादा है? एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो भी इधर इंक्रीज हो रही है। तो वॉयलेट कलर वाला जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ तो कम होगी बट उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, उसकी एनर्जी हाई होगी, दैट्स राइट। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ठीक है बेटा, तो जिसका वेवलेंथ छोटा है उसकी एनर्जी ज़्यादा, और जिसका वेवलेंथ बड़ा है उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी यहाँ कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम होगी बट वेवलेंथ यहाँ बहुत बड़ी होने वाली है। ठीक है, यहाँ वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा और एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये इनके हो गए कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो अगर इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से रेड कलर को एब्जॉर्ब किया है तो रेड के रेडिएशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को एमिट कर देगा, और बाकी मिलके कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनाएंगे। और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? ब्लू ग्रीन। तो जो कंपाउंड है आपको वो अप्रॉक्स ब्लू ग्रीन दिखाई देगा आपको, ब्लू ग्रीन। ठीक है, ऑरेंज कलर की अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है तो ऑरेंज को एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी का कलर इधर आ जाएगा। तो ऑरेंज का जो कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? ब्लू। तो जो कंपाउंड है आपको वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने एक फिजिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब बात हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कलरफुल क्यों दिखते हैं। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनते हैं तो मेटल के साथ जुड़ने के लिए लिगेंड आएगा। लिगेंड जैसे ही जुड़ने के लिए आएगा तो मेटल के अंदर जो डी के ऑर्बिटल्स हैं, इन डी के ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है। और डी के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने से क्या होता है? डी के ऑर्बिटल के सेट बन जाते हैं।
दैट्स राइट। ऑक्टाहेड्रल है तो ये सेट बन जाएंगे, टेट्राहेड्रल में कुछ और बन जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर में कुछ और सेट बन जाएंगे। दैट्स राइट। अब देखिएगा, अब अगर इसमें कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या यहाँ हो, तो जैसे ही इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो गई है, सेट बन गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो क्या होगा, तो अब जैसे ही इसके ऊपर आप क्या करेंगे, सन से कोई भी लाइट स्ट्राइक करवाएंगे। लाइट इसके ऊपर जैसे ही स्ट्राइक होगी तो लाइट स्ट्राइक होने पर क्या होता है, इस लाइट के अंदर वो जो 7 कलर के रेडिएशंस हैं, 7 कलर की जो रेडिएशंस हैं, उन 7 में से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी सुटेबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सुटेबल वाली को एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट्स राइट। और एब्जॉर्ब कर लेगा तो एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके और यहाँ चला जाता है। इसका मतलब जो T2G है, जो कि किसका सब ऑर्बिटल है, डी का ही तो है, ठीक है, उससे कहाँ चला जाता है, ईजी में चला जाता है। और बाकी की जो रेडिएशन उसको क्या कर देता है, एमिट कर देता है। और ये एमिट रेडिएशन क्या करती है, उस एब्जॉर्ब रेडिएशन का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बना लेती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर बना लेती है, जिससे आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर का दिखाई देगा। दैट्स राइट। इसलिए कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल दिखते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो ये भी डी का ही ऑर्बिटल है, ये भी डी का ऑर्बिटल है, तो इसको हम कहते हैं डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। तो हम कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनमें डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशन के कारण ही ये कैसे दिखाई देते हैं, दीज शो डिफरेंट कलर्स। ठीक है बेटा, ये बहुत सारे कलर्स के होते हैं ड्यू टू द डी ट्रांजिशंस। दैट्स राइट। अब कौन से कलर का होगा तो देखिएगा, सुनिएगा कलर कौन सा होगा, तो ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, समझेंगे। यहाँ जो लीगेंड यहाँ जो जुड़ने के लिए आया, समझना, लीगेंड अगर यहाँ जुड़ने के लिए आया, अब सुनो, अगर ये लीगेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग है तो हाई रिपल्शन लगेगा, तो ये जो एनर्जी का गैप है ये हाई होगा। दैट्स राइट। तो यहाँ जो CFSE है आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, वो बहुत ज़्यादा होगी, हाई होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करने में हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो फिर यहाँ से वो जो सनलाइट आ रही है उससे वो हाई एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब बताओ हाई एनर्जी कौन किसकी होगी, तो विबग्योर के हिसाब से आप देख लोगे, हाई जो एनर्जी वो किसकी होती है, वो वॉयलेट और इंडिगो की होती है हाई एनर्जी। तो वो यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, वॉयलेट इंडिगो ब्लू यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो कौन सा होता है, तो अभी मैंने आपको सर्किल बना के समझाया था, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो देख लीजिएगा कौन सा है, तो वो कहाँ से एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाला है, वो या तो वॉयलेट से करेगा, इंडिगो ब्लू यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, तो ये कलर उसके दिखेंगे, या तो ऑरेंज कलर का दिखेगा या येलो कलर का दिखेगा आपका। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका वो ऑरेंज या येलो कलर का होगा। दैट्स राइट। आगे सुनिएगा अगली चीज़, अगर जो लीगेंड आपका यहाँ से आया, लीगेंड जो है अगर ये वीक लीगेंड है, वीक फील्ड लीगेंड है, तो वीक फील्ड लीगेंड होगा तो रिपेल कम करेगा, रिपेल कम करेगा तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, एनर्जी का गैप कम होगा, एनर्जी का गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वो यहाँ से इस वाइट लाइट से कम एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। कम एनर्जी किसकी होगी, तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, येलो ऑरेंज रेड से एब्जॉर्ब करेगा, तो अब वो यहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो दिखेगा। कौन सा कलर दिखेगा आपको, ब्लू दिखेगा, या फिर कौन सा दिखेगा आपको, ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, या फिर आपको वो इंडिगो कलर का दिखाई देगा। दैट्स राइट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो कलरफुल होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। दैट्स राइट। दूसरी चीज़, अब उसका जो कलर है वो किस पर डिपेंड करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है आपके लीगेंड के नेचर पर। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 3 लीगेंड हो, देखिएगा 3 लीगेंड कौन कौन से, मान लीजिए एक क्लोराइड लीगेंड हो, एक आपके पास वाटर लीगेंड हो, और एक आपके पास CO लीगेंड हो। अब देख लो इन तीनों लीगेंड में से बोलेगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीगेंड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CO, वाटर उससे थोड़ा वीक है और Cl उससे थोड़ा सा वीक है। ठीक है ना, तो इस मेटल के साथ अगर Cl लीगेंड जुड़ेगा तो Cl जो है वो वीक लीगेंड है, वीक लीगेंड है तो वो
स्प्लिटिंग कम करेगा तो ये एनर्जी का डिफरेंस जो है, एनर्जी गैप कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वो कहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला है, वो यहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिएगा अगर ये 3 लिगेंड हो और 3 टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब ये मेटल 3 टाइप के, मान लीजिए कौन कौन सी, अगर वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ कितनी हो, वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ हो अप्रॉक्स 700 नैनोमीटर। ठीक है, दूसरा जो वेवलेंथ हो वो हो अप्रॉक्स 500 नैनोमीटर, और तीसरी जो वेवलेंथ हो वो हो अप्रॉक्स ये मान लीजिए 390 नैनोमीटर ले लीजिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लिगेंड कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। तो इनमें से ये CO जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, और स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी इसलिए एक्साइटेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, जब लिगेंड के फॉर्म में कौन जुड़ेगा, CO जब जा करके जुड़ेगा तो वो इस सनलाइट से विजिबल रेडिएशन से सबसे हाई एनर्जी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। हाई एनर्जी का मतलब वेवलेंथ शॉर्टर होनी चाहिए, और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ ये है, तो ये वाली वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा ये। दैट्स राइट, ये सबसे वीक है आपका Cl, तो स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्साइटेड हो जाएगा, तो यहाँ से इजीली एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये जो मेटल कॉम्प्लेक्स है आपका, ये बहुत लोअर एनर्जी वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। लो एनर्जी का मतलब हाई वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ कौन सी, ये। तो अगर यहाँ पर क्लोराइड लिगेंड है तो वो ये वाली वेवलेंथ जो है उसे एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर जो है फिर ये वाली एब्जॉर्ब करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि CBSE एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। ये हो गया है कलर का एक्सप्लेनेशन, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वाई शो कलर, क्यों वो कलरफुल होते हैं। दैट्स राइट, ड्यू टू DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन के कारण से। ठीक है, एक्साइटेड होकर के वहाँ चले जाते हैं, जिससे कलर का फॉर्मेशन होता है। बस वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या काम करने वाला है कि जो कलर आपको दिखेगा वो एब्जॉर्ब लाइट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर के लिए वो आपको जो मैंने सर्कल डायग्राम बनाया वो उससे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर फिनिश होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर इसके सम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। दैट्स राइट, पूरा का पूरा जो समराइज हो जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।